बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और स्वागत है आपका हमारे डिजिटल स्पेशल प्रोग्राम में बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फंड्स की बात। और आज के शो में हमारे साथ मौजूद है मिस्टर समीर वोरा, जो कि फाउंडर हैं ओशन फिनवेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। और आज के इस शो में हम बात करेंगे इंडेक्स फंड की, किस तरीके से इंडेक्स फंड्स में रिटेल इन्वेस्टर्स का रिसेंटली काफ़ी रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दिया है पिछले कुछ समय के दौरान, और आगे के लिए ये फंड्स किस तरीके का आउटलुक होल्ड करते हैं। और बेसिकली इस शो का मकसद यही है कि तमाम टॉपिक्स पर हम एक अवेयरनेस इन्वेस्टर्स के बीच में जागरूक कर सके, और इसी में समीर जी आज हमारी मदद करेंगे। तो समीर जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो एग्जैक्टली सिंपल भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि इंडेक्स फंड एग्जैक्टली होते कौन से हैं, किस तरीके का इनका नेचर होता है, और आपके हिसाब से क्या वजह रही कि इस थीम ने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की। तो दीपाली, जनरली जब लोग हम इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो इट्स रेप्लिका ऑफ इंडाइसिस। तो इंडिया में अलग अलग इंडाइसिस है, जैसे निफ्टी 50 हो गया, या मिड कैप 150 हो गया, या फिर स्मॉल कैप 250 हो गया। तो जितने भी इंडेक्स फंड है उसकी एक रेप्लिका होती है। जिस तरह से हर एक इंडाइसिस में एक वेटेज प्री डिफाइंड होता है, लाइक अगर निफ्टी 50 की बात करें तो उसमें 50 स्टॉक्स के प्री डिफाइंड वेटेज है। तो वो वेटेज जिस तरह से अकॉर्डिंगली डिसाइड किए हुए हैं फ्रॉम द सेबी साइड पे, तो सेम एग्जैक्टली ऑल द इंडेक्सिस फंड है, ये जो इंडेक्स फंड है उसको फॉलो करते हैं। जहाँ तक आपने बात की रिगार्डिंग के लास्ट 10 साल में जिस तरह से मार्केट में ग्रोथ हुआ है, स्पेसिफिकली ऑन द म्यूचुअल फंड साइड, अगर हम लोग 2015 का डेटा चेक करें तो इन 2015 ओवरऑल जो इंडस्ट्री थी उसमें ऑल द इंडेक्स फंड, हम लोग इंडेक्स फंड की बात करें या ETF फंड की बात करें, तो दे जनरली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई द 2%, लेस देन 2% था सब, तकरीबन कुछ 50,000 करोड़ के आसपास का ओवरऑल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन था। बट अगर हम लोग करंट डेटा की बात करें इन 2025, तो आउट ऑफ द 75 लाख करोड़ ऑफ टोटल AUM, 12 लाख कंट्रीब्यूटेड बाय द ऑल द इंडेक्स फंड एंड द ETF। दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट 17% कंट्रीब्यूट कर रहा है ओवरऑल इंडस्ट्री में। सो स्पेसिफिकली जिस तरह से इक्विटी के लेवल पे एटलीस्ट लोगों का रुझान बढ़ा हुआ है, तो पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग विथ ऑल द इंडेक्स। जो बेसिक उनको लगता है कि भाई, जहाँ पे उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, तो ऑल द जब हम लोग फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो इंडेक्स फंड इज द फर्स्ट स्टेप टू इन्वेस्ट इन इक्विटी थ्रू म्यूचुअल फंड्स। और इनफैक्ट समीर जी, अगर हम रीसेंट टाइम्स की बात भी करें तो जैसे आपने भी कहा कि किस तरीके से इस पूरी थीम ने पॉपुलैरिटी गेन की है, और आज अगर करंट मार्केट सिनेरियो को देखें तो आपको एक नहीं काफ़ी सारे इंडेक्स फंड्स में या फिर इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है इन फंड्स के थ्रू। लेकिन अगर हम फैक्टर इन्वेस्टिंग से कंपेयर करें प्लेन वनीला इंडेक्स इन्वेस्टिंग को, किस तरीके से डिफरेंट है? क्योंकि फैक्टर इन्वेस्टिंग के लिए माना जाता है कि एक ऐसा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो जाता है जो कि ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है। कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन पर ध्यान दिया जाता है। तो यूजुअली यही कंसीडर किया गया कि फैक्टर इन्वेस्टिंग शायद ज़्यादा बेटर रहता है। बट अगर हम डिफरेंस समझे प्लेन वनीला इंडेक्स फंड या इंडेक्स इन्वेस्टिंग वर्सेस फैक्टर इन्वेस्टिंग, आपके हिसाब से क्या है? दीपाली, जैसे हमने पहले बात किया कि ऑल द इंडेक्स फंड है वो रेप्लिका है ऑल द इंडाइसिस की, वहाँ पे प्री डिफाइन आपका स्पेसिफिकली डिसाइड किया हुआ वेटेज किस तरह से है। बट जब लोग हम फैक्टर फंड्स की बात करते हैं तो फैक्टर फंड्स को हम लोग स्मार्ट बीटा फंड्स भी बोला जाता है। वाई स्मार्ट बीटा फंड्स? तो वहाँ पे स्पेसिफिकली प्री एक रूल्स डिसाइड किया हुआ है, वो इंडाइसिस की रेप्लिका नहीं है। वहाँ पे स्पेसिफिकली अलग अलग स्मार्ट बीटा फंड्स होते हैं, अलग अलग उसके लिए रूल्स डिफाइन किए हुए हैं। लाइक हम लोग हम बात करें इन इंडिया में, तो देर आर द मल्टीपल फैक्टर्स फंड्स अवेलेबल। स्पेसिफिकली मोमेंटम फंड्स होते हैं, फिर आपके लो वॉलेटाइल फंड्स हो गए, क्वालिटी फंड्स हो गए, वैल्यू फंड्स हो गए। इन ईच पर्टिकुलर फैक्टर्स के लिए प्री डिफाइंड रूल्स है, और ये कॉम्बिनेशन से बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव को समझे। जैसे इंडेक्स फंड की बात की, इंडेक्स फंड ऑल आर द पैसिव फंड, वहाँ पे कोई फंड मैनेजर नहीं होता है, बट प्री डिफाइंड इनके वहाँ पे पहले से ही एक वेटेज डिसाइडेड है। बट जब हम लोग स्मार्ट बीटा फंड्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वेटेज प्री डिफाइंड नहीं होता है। दिस आर द सर्टन रूल्स, सर्टन रेशियोज, वो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वो पूरा एक पोर्टफोलियो बिल्डअप होता है। तो ऑलवेज जब हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिकली आई गिव वन एग्जांपल्स, अगर हम लोग मिड कैप 150 की बात करें तो हमको पता है कि वहाँ पे 150 स्टॉक्स हैं, उसमें आउट ऑफ द 150 स्टॉक उसके प्री डिफाइंड सर्टन रूल्स है, उसके अकॉर्डिंगली उसका एक वेटेज इन्वेस्टमेंट्स है। बट जब लोग मोमेंटम 150 इंडाइसिस की बात करें तो आउट ऑफ द 150 जो मोमेंटम में स्टॉक्स है इन मिड कैप में, उसमें से सिर्फ 50 स्टॉक से ही वो पोर्टफोलियो बिल्डअप होता है। तो वहाँ पे वो रेप्लिका नहीं है, इट्स प्योरली एक्टिवली प्री डिफाइंड रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स।
और जब हम लोग आउट ऑफ द 150 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमको पता है कि भाई नॉर्मल इंडेक्स है उससे ऑलवेज उसके रिटर्न्स बेटर हो सकते हैं, एंड विच इज़ ऑलमोस्ट 2005 में एनएसई ने ये सारे अलग अलग रूल बेस्ड इंडाइसिस को लॉन्च किया था। और आज हम लोग अगर 20 साल का डेटा की बात करें तो जनरली ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 20 ईयर्स जितने भी नॉर्मल इंडाइसिस है उसकी जगह पे ऑल द ये फैक्टर्स फंड से उन्होंने एटलीस्ट मार्जिनली बीट किया हुआ है। इफ यू टॉक अबाउट द मिड कैप, तो मिड कैप अगर लास्ट 20 ईयर्स का लोग इंडेक्स का डेटा देखे तो इंडेक्स डिलीवर समवेयर क्लोज टू 16% के रिटर्न्स, वेयर द मोमेंटम इंडेक्स डिलीवर समवेयर क्लोज टू मोर देन 22% के राइट। रिटर्न्स। तो हेविली यहाँ पे एटलीस्ट आप अल्फा क्रिएशंस की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अच्छा, क्योंकि समीर जी हम बात कर रहे हैं उन इंडेक्स फंड्स की जहाँ पर फैक्टर इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व है, आपके हिसाब से अगर हम कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स को देखें जिनका आपने भी जिक्र किया, मोमेंटम हुआ, लो वॉलेटिलिटी हुआ, वैल्यू हुआ, आपके हिसाब से कौन से वो फैक्टर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग एनफ हैं टू डील विद, जैसे इंडिया का जो पूरा लैंडस्केप है, जो मार्केट लैंडस्केप है उससे इवॉल्व कर रहा है, आपके हिसाब से क्या व्यू है? दीपाली, जनरली जितने भी फैक्टर्स फंड है उनकी डेफिनेशन उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग है एक दूसरे से। लेट्स टॉक अबाउट द मोमेंटम फंड्स। तो मोमेंटम फंड जनरली क्या करते हैं कि मार्केट में करंटली रिसेंटली जो स्टॉक्स मोमेंटम में है वही स्टॉक्स का वो पोर्टफोलियो बिल्डअप करते हैं। तो जब हम लोग करंट मोमेंटम की बात करते हैं तो ये हाई वॉलेटाइल होता है। यहाँ पे जनरली आप देखोगे तो जो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स होते हैं उसमें बहुत एग्रेसिव रिटर्न्स होते हैं। तो जितने भी मोमेंटम फंड्स है जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है वो उसमें देख सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द लो वोलेटिलिटी तो ये उसके 100% ऑपोजिट्स है। जो पर्टिकुलर स्टॉक्स के मूवमेंट्स बिल्कुल नहीं है, जिसमें एटलीस्ट प्राइस मूवमेंट बहुत कम है, वही स्टॉक्स आइडेंटिफाई होते हैं लो वोलेटिलिटी इंडेक्स के लिए। तो वो स्पेसिफिकली जो मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग की हम लोग बात करें तो देर आर द सम ऑफ द स्टॉक्स जो अपनी फेयर वैल्यू हो गई या फंडामेंटल वैल्यू हो गई उससे बहुत कम प्राइस में भी अवेलेबल है। तो स्पेसिफिकली वैल्यू इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपको लग रहा है कि रिकवरी फेज में मार्केट है वहाँ टाइम पे उसका एटलीस्ट परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो सकता है। एंड जो लास्ट हम लोग बात कर रहे हैं ऑन द क्वालिटी, तो क्वालिटी जनरली आप देखोगे तो स्पेसिफिकली दोज कंपनी जहाँ पे आपको लग रहा है कि बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे लीवरेज नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है, दोज काइंड ऑफ स्टॉक्स वो दैट फॉल अंडर द क्वालिटी ऑफ इंडेक्स। तो ईच पर्टिकुलर फैक्टर्स अलग अलग मार्केट डायरेक्शंस में अलग अलग बिहेव करता है बेस्ड राइट। ऑन द क्लाइंट रिस्क एपेटाइट। उसके अकॉर्डिंगली उसको इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने चाहिए। एंड एक पर्टिकुलर फैक्टर्स कभी भी मार्केट में रेशनली वो बिहेव नहीं होता है। तो मार्केट की अलग अलग साइकिल्स होती है, अलग अलग उसमें मूवमेंट्स रहती है। एंड जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आपकी नीड क्या है, राइट। एंड व्हाट यू वांट फ्रॉम मार्केट। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने चाहिए। अच्छा समीर जी, आपकी तो क्लाइंट से डीलिंग होती रहती होगी, अगर हम फैक्टर इन्वेस्टिंग इंडेक्स फंड की बात करें तो क्या उन्हें किस तरीके से तो एजुकेट करते हैं, एक्सेप्टेंस किस तरीके की है? क्योंकि एक सिंपल फंड को बताना और एक फैक्टर इन्वेस्टिंग वाले इंडेक्स फंड को बताना डेफिनेटली दोनों पोल्स अपार्ट हैं। तो किस तरीके से एजुकेट करते हैं अपने क्लाइंट्स को, कितनी एक्सेप्टेंस है इस पर्टिकुलर थीम को लेकर, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो ट्रेडिशनली रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं? दीपाली, जब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स तो फ्रॉम सेबी साइड एंड फ्रॉम एमफी साइड फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स बहुत सारे एजुकेशन एक्टिविटीज़ हुई है। स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड से ही लेके इट इज़ बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ की हुई फ्रॉम द इंडस्ट्री साइड ऑल्सो। तो स्पेसिफिकली हम जब बात करते हैं ऑन द फैक्टर इन्वेस्टमेंट या फिर स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट्स या जो क्लाइंट की एडवाइजरी की हम लोग बात जब करते हैं तो हमने क्या देखा हुआ है फ्रॉम द माई लास्ट 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केट के पीपल अर्लियर वांट टू इन्वेस्ट बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस कि भाई कोई पर्टिकुलर स्कीम्स है उसने प्रीवियसली 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर बेसिस पे पीछे क्या रिटर्न्स दिया हुआ था। और जब हम लोग बात करते हैं कि भाई अब आज इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वी ऑलवेज फोकस ऑन द फ्रंट। जैसे आप बोलते हो कि भाई गाड़ी पीछे देख के नहीं चलाई जा सकती है, तो स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट भी आप पास्ट परफॉर्मेंस को देख के नहीं किया सकते हैं। तो दिस आर द सम ऑफ द रेशियोज जो अवेलेबल रहते हैं आपकी ऑल द म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट्स में, जहाँ पे आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि स्कीम्स का बिहेवियर आगे किस तरह से हो सकता है। आई शेयर सम ऑफ द रेशियो से फॉर एग्जाम्पल्स के लेट्स टॉक अबाउट द बीटा। बीटा जनरली रिप्रेजेंट्स करता है कि भाई मार्केट में जो स्कीम्स है उसका क्या परफॉर्मेंस रहेगा या फिर टुवर्ड्स ऑन द इंडेक्स। इफ बीटा इज क्लोजर टू 1 दैट मीन्स के जो मार्केट का परफॉर्मेंस है या फिर जो स्कीम का परफॉर्मेंस है वो अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर मार्केट रहेगा। बट बीटा इज लेसर देन द 1 दैट मीन्स के जब मार्केट डाउन जाएगा तो पर्टिकुलर वो स्कीम्स का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर रहेगा, कुछ वो कम फॉल होगी।
Let's talk about the second ratio of the standard deviations that fall under the volatility. कि जितना भी मेरा स्टैंडर्ड डिविएशंस अगर कम रहेगा, दैट मीन्स कि मेरी स्कीम की वॉलेटिलिटी उतनी कम है। अगर मेरा स्पेसिफिकली एवरेज रिटर्न है 12% का और मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन है स्कीम का 15% का, दैट मीन्स कि मेरी स्कीम की वॉलेटिलिटी है ज़्यादा है। एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है वो माइट बी इट इज हायर स्टैंडर्ड डिविएशंस वाली स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जिसका इट इज रिस्क एपेटाइट उतना नहीं है, उनको इट इज लो स्टैंडर्ड डिविएशंस वाली स्कीम्स को सिलेक्ट करना चाहिए। देयर इज कॉल्ड द साप रेशियो। साप रेशियो का मतलब होता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। दैट मीन्स के से फॉर एग्जांपल्स के इफ स्कीम साप रेशियो इज 3 एंड योर इंडेक्स इज 1, दैट मीन्स कि मैं 1 यूनिट रिटर्न जनरेट करने के लिए मैं कितना मैं रिस्क ले रहा हूँ। इफ मेरा शार्प रेशियो 3 है और मेरा एटलीस्ट नॉर्मल जो इंडाइसिस है उसका 1 है, दैट मीन्स कि मैं 1 रुपये का रिस्क लेके मैं 3 रुपये रिटर्न जनरेट कर रहा हूँ। तो हायर द शार्प रेशियो दैट विल ऑलवेज बेटर। एंड लास्ट इज द आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर का मतलब होता है कि मेरी जो स्कीम्स है उसने मार्केट से कितने रिटर्न जनरेट करके दिए हुए हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल्स कि मेरा अगर आर स्क्वेयर है क्लोजर टू 1, दैट मीन्स कि मेरे जो रिटर्न जनरेट होके आ रहे हैं ना, वो सारे इंडेक्स से आ रहे हैं, मार्केट से आ रहे हैं, उसमें मेरा कोई एफर्ट्स नहीं है। पर स्पेसिफिकली अगर आपका आर स्क्वेयर कम है, दैट मीन्स कि जो रिटर्न जनरेट हो रहा है वो कोई एटलीस्ट आपका जो फैक्टर्स इन इन्वेस्टमेंट से या फिर कोई जो आपके फंड मैनेजर है उसकी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी से आ रहा है। एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वेरियस फैक्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स को फैक्टर्स को देखना चाहिए एंड वो फैक्टर्स आपको हेल्प करेगा कि उस स्कीम का फ्रंट आगे वाला बिहेवियर किस तरह से हो सकता है। अच्छा समीर, एक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन स्पेशली करंट मार्केट सिनेरियो में तो परफेक्टली फिट होता है कि क्या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके मार्केट से ज़्यादा रिटर्न कमाया जा सकता है, उसके साथ ही डाउनसाइड को भी कंट्रोल किया जा सकता है क्या? क्या इस क्वेश्चन का आंसर फैक्टर इन्वेस्टिंग हो सकता है? 100%। इसके मुझे लगता है कि फैक्टर फंड इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल्स जहाँ पे आप मार्केट को अग्रेसिवली बीट कर सकते हो, या आपको ये सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि आपकी रिस्क एपेटाइट कैसी है। वेरियस फैक्टर्स फंड ने मार्केट ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बीट किया हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट 3 ईयर्स ऑफ द निफ्टी इंडाइसिस रिटर्न्स। तो निफ्टी ने लास्ट ऑलमोस्ट 3 साल का कुछ 14.5% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। बट वी टॉक अबाउट द मोमेंटम मार्केट, तो मोमेंटम ने समवेयर 22% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट द लो वॉलेटिलिटी मार्केट, वहाँ पे उन्होंने भी समवेयर क्लोज टू एटलीस्ट 20% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। तो दिस आर द फैक्टर्स फंड जहाँ पे आप मार्केट को या इंडेक्सेस को बहुत अच्छे से बीट कर सकते हो। एंड आपको ये देखना है कि स्पेसिफिकली अभी मार्केट की साइकिल कौन सी है, इस पर्टिकुलर मार्केट साइकिल में कौन सा फंड्स या कौन सा फैक्टर्स मुझे इट इज अपॉर्चुनिटीज दे रहा है जहाँ से मैं मार्केट को बीट कर पाऊँ। तो मुझे 110% लगता है कि फैक्टर फंड इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स टूल, जहाँ पे आपका जो फंड मैनेजर का जो इन्वेस्टमेंट्स का जो रिस्क है आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, और स्टिल यू विल गेट बेटर रिटर्न देन द इंडाइसेस। ओके, चलिए, तो ये एक डिस्कशन हुआ फैक्टर इन्वेस्टिंग रिलेटेड और तमाम बारीकियाँ इस टॉपिक से जुड़ी हुई समीर ने आपको समझाई, और किस तरीके के मार्केट सिनेरियो में इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो बेस्ट हो सकती है वो भी आपको बताएगी। थैंक यू समीर आने के लिए शो में और हर पर्सपेक्टिव से बताने के लिए हमारे व्यूअर्स को फैक्टर इन्वेस्टिंग के बारे में। उम्मीद यही करते हैं कि इस डिस्कशन के थ्रू हम उन्हें एजुकेट कर पाए होंगे। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इस डिजिटल स्पेशल पेशकश बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फंड्स की बात में इतना ही। नमस्कार। बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात।